14 अप्रैल 1990 श्रीनगर का शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। सरला भट्ट नाम की एक 25 साल की नर्स अपना काम खत्म करके हॉस्टल के कमरे में आराम कर रही होती है। तभी अचानक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के हथियारबंद आतंकी उनके कमरे में घुसते हैं, बंदूक की नोक पर सरला को अगवा करते हैं। लगातार 4 दिनों तक इस कश्मीरी पंडित नर्स का सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। फिर 5वें दिन 18 अप्रैल को उसकी लाश श्रीनगर के डाउनटाउन में फेंक दी जाती है। खून से रिश्ता हुआ शरीर और शरीर में गोलियों के निशान और कई अंग कटे हुए हैं, जो उसके साथ हुई क्रूरता की गवाही दे रहे थे। लाश के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी पड़ा हुआ था, जिसमें JKLF के दहशतगर्दों ने सरला भट्ट को पुलिस का मुखबिर बताया था, उसकी हत्या करने की बात कबूली थी। 36 साल तक सरला का परिवार न्याय के इंतजार में था। 2017 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार की दोबारा जांच की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन 12 अगस्त 2025 को स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस केस को फिर से खोला और अब ये खबर आई है कि एजेंसी ने ये केस सुलझा लिया है। ये जानकारी सीनियर जर्नलिस्ट राहुल पंडिता ने अपने एक्स अकाउंट पर दी है। अब सरला भट्ट मामले में जल्द ही 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी और इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक का भी नाम है, जो फिलहाल जेल में बंद है। केस के 5 आरोपियों में से 3 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस जांच ये कर रही है कि हत्या यासीन मलिक के कहने पर की गई थी या फिर नहीं। इस वीडियो में सरला भट्ट केस की कहानी जानेंगे। कौन थी सरला भट्ट? 35 साल पहले किस तरह JKLF के आतंकियों ने उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी और इस मामले में यासीन मलिक का नाम कैसे जुड़ा? हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। जम्मू में रह रही सरला भट्ट की बहन को आज भी एक बात का मलाल है। द प्रिंट में सागारिका किस्सू की रिपोर्ट में वो बताती हैं, मैं सरला को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाई। उसके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो पाने का दुख आज भी मुझे परेशान करता है। मैं जम्मू में थी जब मुझे अपनी बहन की हत्या की खबर मिली। उसके बाद मुझे बस इतना याद है कि मैं 2 हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रही। सरला के हाथों और गर्दन पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। जिस दिन सरला भट्ट केस को फिर खोला गया, उस दिन पिता शंभुनाथ ने सालों से जमा की हुई हर फाइल, पुराने अखबारों के कतरने और सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देखे। उस रात वो सोए ही नहीं। परिवार अब जम्मू में रहता है और अनंतनाग के काजीबाग में उनके घर में अब एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार रहता है। वहाँ की गलियाँ और पड़ोसी तो वैसे ही हैं, लेकिन अब किसी को सरला याद नहीं है, या शायद लोग उसे याद ही नहीं करना चाहते। पिछले 36 सालों में ना ही सरला के पिता ना ही उनके चाचा कभी कश्मीर वापस गए। पिता कहते हैं, हम ना तो कश्मीर गए हैं और ना ही जाना चाहते हैं। जिस दिन सरला की हत्या हुई उसी दिन से हमारे लिए कश्मीर खत्म हो गया। सरला के परिवार के लिए कश्मीर खत्म हो चुका है, लेकिन इस केस में आए अपडेट ने इस कहानी के पन्ने फिर पलटे हैं, जिसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1989 पाकिस्तान की सरपरस्ती में कश्मीर के अंदर आतंकवाद सर उठा रहा था। हिंदुओं को सीधे सीधे घाटी छोड़ देने का फरमान जारी किया जा चुका था। आतंकवादियों का नारा था, रालिव गालिव या चालिव, यानी या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो भाग जाओ, या फिर मरने को तैयार रहो। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की हत्याएं हो रही थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। उसी साल 4 नवंबर को एक हाईकोर्ट के जज की हत्या कर दी गई। ये जज एक कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम था नीलकंठ गंजू। इतने बड़े ओहदे वाले शख्स की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई पास जाकर उनके शरीर को छू सके, हिलाकर देख सके कि जान बची भी है या नहीं। 2 घंटे तक उनका शरीर सड़क पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद रेडियो कश्मीर में एक आवाज गूंजी, अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व सत्र न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस हत्या ने लोगों को और डरा दिया। साल आया 1990, कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जा रहे थे। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 25 साल की नर्स सरला भट्ट का परिवार भी यही तैयारी कर रहा था। सरला भट्ट के चाचा मोतीलाल पहले ही जम्मू जा चुके थे और उन्होंने अपने बड़े भाई यानी सरला के पिता शंभुनाथ को भी कश्मीर छोड़ने को कहा। लेकिन सरला के पिता चाहते थे कि सरला पहले इंस्टीट्यूट में अपना काम निपटा ले, फॉर्मेलिटीज पूरी कर ले, जिसके बाद वो सब जम्मू चले जाएंगे। 12 अप्रैल की रात सरला अपना काम निपटाकर हॉस्टल में वापस आ गई थी। तभी कुछ आतंकी एक सफेद मारुति कार में आए, उन्हें अगवा कर लिया और अगले 4 दिनों तक सरला के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट हुई, सामूहिक बलात्कार हुआ और फिर 5वें दिन
19 अप्रैल को उनकी लाश श्रीनगर के डाउनटाउन में सड़क किनारे पड़ी हुई मिलती है। उनकी शर्ट की जेब में एक नोट रखा हुआ था। नोट में लिखा था, इस लड़की को JKLF ने मारा है क्योंकि ये CID के लिए मुखबिरी करती थी। चिट्ठी के आखिर में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों के 2 साइन थे जिन्होंने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सरला जिस अस्पताल में काम करती थी, उस अस्पताल में अब्दुल अहद गुरु और JKLF के डिप्टी कमांडर हामिद शेख उन दिनों काफी एक्टिव थे। दोनों को इस बात का शक था कि सरला पुलिस के इन्फॉर्मर है और ये आतंकी बार बार सरला को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दे रहे थे। सरला की निर्मम हत्या हुई, लेकिन आतंक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब सरला का परिवार उनका पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, तब आतंकी अंतिम यात्रा पर बम से हमला कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके अनंतनाग के घर को भी आग लगा दी गई। इसके बाद वही होता है जो आतंकी चाहते थे। सरला का परिवार कश्मीर छोड़कर चला गया। साल बीते और फिर 2017 में रूट्स इन कश्मीर नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में कश्मीर के अंदर आतंकवाद की शुरुआत से अब तक हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या की जांच की मांग की गई, लेकिन उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तर्क ये दिया गया कि घाटी से पंडितों के पलायन को 27 साल बीत चुके हैं और इससे जुड़े सबूत मिलने की संभावना कम है। साल 2023 में रूट्स इन कश्मीर संस्था ने इस मामले में दोबारा क्यूरेटिव याचिका दायर की, पर इसे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दिया। इस बार याचिका खारिज होने के 2 महीने बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा प्रशासन ने गंजू जज हत्याकांड को फिर से खोला। इससे संकेत मिला कि सरला भट्ट केस को भी खोला जाएगा। 12 अगस्त 2025 को स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने इस केस की जांच शुरू की। 12 अगस्त की सुबह एजेंसी ने कश्मीर घाटी के 8 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। तब JKLF के पूर्व नेता पीर नूरुल हक शाख के घर पे भी छापेमारी हुई। साथ ही यासिन मलिक के घर पे भी छानबीन हुई। द प्रिंट की रिपोर्ट ये कहती है कि SI ने जांच में साफ कहा था कि सरला भट्ट के CID को जानकारी देने का कोई सबूत नहीं मिला है। जब उनकी मौत हुई थी तब वो श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। SIA का कहना यह है कि यह हत्या 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर की जाने वाली हत्याओं के तहत एक तय तरीके से हुई थी। SIA ने पुराने तरीके से जांच शुरू की। चिट्ठी की लिखावट को मिलाने की कोशिश की गई, क्योंकि 90 के दशक में ना तो स्मार्टफोन थे, ना लैपटॉप थे और ना ही ऐसे डिजिटल साधन थे जिन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। साइन का मिलान करना ही एकमात्र रास्ता था। सरला भट्ट की हत्या की खबर उस समय अखबारों में ज्यादा चर्चा में नहीं आई थी, लेकिन एक कश्मीरी पत्रकार सालों तक उनके बारे में बात करते रहे। इनका नाम है अहमद अली फयाज। 2025 में जब ये केस खुला तो एक्स पर अहमद अली फयाज ने पोस्ट लिखा, सरला भट्ट की हत्या को उतनी अहमियत नहीं दी गई जितना टीकालाल टपलू, नीलकंठ गंजू, लासा कौल और सर्वानंद कौल प्रेमी की हत्याओं को दी गई थी। उस समय सरला भट्ट की हत्या को कोई बड़ा या हाई प्रोफाइल केस नहीं माना गया। द प्रिंट को फयाज ये भी बताते हैं कि 1990 के दशक में SKIMS, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट था साइंसेस का, कई आतंकी संगठनों का एक तरह से ठिकाना बन गया था। फयाज के मुताबिक वहाँ के प्रोफेसर, डिपार्टमेंट खुले तौर पर इन संगठनों के साथ जुड़े हुए नजर आते थे। दीवारों और गलियारों में गुरिल्ला ग्रुप्स के पोस्टर लगे होते थे। सरला भट्ट की हत्या उसी समय हुई जब अब जेल में बंद JKLF नेता यासिन मलिक SKIMS में भर्ती था। फयाज बताते हैं कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मलिक तीसरी मंजिल से कूदकर घायल हो गया था और आम आदमी बनकर अस्पताल में भर्ती हुआ था। आतंकी तब इंस्टीट्यूट को IMS कहते थे, यानी उसके नाम से शेरे कश्मीर हटा देते थे। आतंकियों की इसी नफरत ने सरला की जान ले ली। सरला का परिवार द प्रिंट को बताता है कि जब सरला इंस्टीट्यूट में काम कर रही थी तो वो हर वीकेंड अनंतनाग अपने घर जाया करती थी, लेकिन जिस वीकेंड उनकी हत्या हुई उस दिन वो घर नहीं पहुंची। उस समय ना तो कोई फोन था और ऊपर से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इसीलिए परिवार को समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उस वक्त उनकी छोटी बहन 20 साल की थी। 3 भाई बहनों में सरला सबसे बड़ी थी और घर में सब उनके ऊपर ही भरोसा करते थे। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, सरला हमेशा अपने परिवार से कहती थी कि कश्मीर छोड़कर मत जाओ। उनके कज़न जो समय 9वीं क्लास में थे वो बताते हैं कि सरला बहुत बहादुर थी। हमसे कहती थी, कश्मीर मत छोड़ो, ये हमारी ज़मीन है, हमें कुछ नहीं होगा। सरला निडर थी जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उनकी मौत का असर आज भी परिवार पर है। आज भी घर वाले हर वक्त एक दूसरे का हाल लेते रहते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं और एक डर के साथ जीते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।